नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पुष्पलता कश्यप जी की कहानी अभागा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अभागा। वह एक 6 साल का नन्हा सा बालक है। अभी अभी कुछ अरसा हुआ इस बड़े शहर की झोपड़पट्टी में रहने आया है, जहां सब कुछ उसे अजीब सा लगता है। इस शहर में हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। भांति भांति के परिधानों में बालक, जवान, अधेड़ और वृद्ध स्त्री पुरुषों के ठठ के ठठ उमड़े चले आते हैं। कहाँ से आता है इतना जन सैलाब, ऐसा अंतहीन अथाह इंसानी रेला, यह उसकी समझ से परे है। शहर की गगनचुंबी भव्य अट्टालिकाएं उसे ऐसी लगती हैं जैसे माचिस की डिब्बियों को खड़े करके एक के ऊपर एक रखते हुए कतारबद्ध सजा दिया गया है। 8-8 लेन में बटी चौड़ी सड़कें, उन पर सरपट दौड़ते, हवा से बातें करते तरह तरह के वाहन, विशाल फ्लाईओवर, इन सब के बीच और इनके इर्द गिर्द कुकुरमुत्ते की तरह उगाए ये स्लम्स, और इनमें परकटे परिंदे से लेकिन साथ ही जीवन से लवरेज, संघर्षशील और जीवट से भरे बेबस बाशिंदों की दबी दबी, सिमटी सिकुड़ी और अपने पर सकुचाती सहमी सहमी सी जिंदगियों की तरह ही अभावों में जीती सिसकती झोपड़पट्टियां। वह सभी को हैरत से हैरान हो देखता रहता है। जिस बस्ती में उसको अपनी माँ के साथ आसरा मिला, वहां छोटे छोटे दमघोटू इंसानी घरौंदे बने हैं। इन दड़बे नुमा घरौंदों में रहने वाले लोग फटे हाल हैं। उनके चेहरे बुझे बुझे राख से पुते से हैं। लगता है ये बरसों से बीमार और कुपोषण के शिकार किस्मत के मारे हैं। बस्ती के अधिकांश तथाकथित घरों में खिड़की दरवाजे नहीं हैं। इनकी जगह टाट के पर्दे लटके हैं। इन घरों के इर्द गिर्द गंदगी के अंबार लगे हैं। बेशुमार मच्छर और मक्खियां भिनभिनाती हैं। यहाँ स्त्री पुरुष खुले में म्युनिसिपैलिटी के नल के नीचे नहाते धोते हैं। टाट के पर्दे हवा से जब हिलते हैं तो घरों के अंदर के नितांत निजी दृश्य सार्वजनिक हो जाते हैं। यहाँ सर्वत्र गंदगी का साम्राज्य पसरा छितराया हुआ है। जहां से वह आया है वह उसका गांव था। सब कुछ खुला खुला, खुला आसमान, स्फूर्तिदायक ताजा तरीन हवा, लहलहाते हरे भरे खेत। लेकिन यहाँ का नजारा ठीक उससे उलट है। यहाँ की फिजा में उसका दम घुटता है। वह अपनी बीमार माँ से गांव वापस लौटने की जिद करता है, लेकिन वह उसकी गुहार के जवाब में बस आंसू टपकाती रहती है। वह माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। जहां तक उसे अपना गांव छोड़ने की वजह मालूम है, मां ने बताया था कि वहां उनका घर, जमीन, सब कुछ बैंक ने कुर्क करवाकर नीलाम करा दिया था, और इस तरह कर्जा वसूल करने के लिए महाजनी व्यवस्था के इस बैंक ने उन्हें घर से बेघर करके बड़े शहर की इस गंदी बस्ती में धकेल दिया। उन्हें नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया है। सुना है उसके बाप को कोई बहुत गलीज बीमारी लग गई थी। उसे तो ठीक से बीमारी का नाम भी मालूम नहीं है। हाँ, याद आया, अपने से कुछ बड़ी उम्र के साथियों से सुना था कि उसे एड्स की लाइलाज बीमारी हो गई थी। वह गंदी औरतों के पास जाता था। ये गंदी औरतें क्या होती हैं उसे नहीं मालूम। उसे तो एड्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है। वह अपने बाप के बारे में माँ से हट करके अक्सर पूछता रहता था। उसकी माँ ने बताया उसका बाप एक ट्रक ड्राइवर था, जो कंपनी के ट्रक में माल लादकर सुदूर जगहों पर पहुंचाता था। 10-15 दिनों और कभी कभी तो महीने भर बाद घर लौटता। मेहनत और थकान की टूटन, घर से दूर रहने के तनाव और चिंता के चलते वह और ट्रक ड्राइवरों की तरह ही शराब पीने लगा। उनकी सोहबत से वह अपनी हवस मिटाने गंदी जगहों पर भी कभी कभार चला जाता था। वहीं एड्स जैसी नामुराद बीमारी ने उसे दबोच लिया।
ये सब बातें उसके जन्म के बाद की हैं। पहले उसका पिता एक सीधा साधा मेहनतकश किसान था, लेकिन बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता। वक्त उनके सुखों पर घात लगाए बैठा था। जल्दी ही उसको मौका मिल गया। माँ ने बताया, उसके दादा दादी की मौत पर परंपरा के मुताबिक उनके कारज करने और जात बिरादरी को मृत्यु भोज देने में उनको घर और खेत खलिहान सब बैंक को गिरवी रखकर कर्ज उठाना पड़ा। उसके बाद दुर्दिनों ने ऐसा घेरा कि उसे ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा। लेकिन कर्ज था कि बढ़ता ही चला गया था। हारी बीमारी भी आती रही। दूसरे सामाजिक एड़ों ताड़ों, दस्तूरों और रीत रिवाजों की मार ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसके परिवार को निढाल और बेहाल करके छोड़ दिया। बैंक की किस्तें अदा करना मुहाल हो गया। बुरे दिनों की गिरफ्त में आया उसका बाप बहक कर रास्ता भटक गया। बैंक की किस्तें चुकना बंद हो गईं। नोटिस पर नोटिस आने लगे। आखिरकार बैंक ने अपना कर्जा वसूलने के लिए उनका सब कुछ कुर्क करवा दिया। उसके बाप की एड्स से खैराती अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन जाने से पहले अपनी बीमारी वह अपनी पत्नी को सौगात में दे गया। बाप की मौत के बाद वे बेसहारा हो गए। वह समाज जिसकी परंपराओं की भेंट उनका सब कुछ और बलि बेदी पर उसका बाप चढ़ गया था, उनकी कोई मदद करने नहीं आया। उन्हें जीवन यापन के लिए गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। माँ यहाँ मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती है। पहले जब उसकी माँ रद्दी कागज और प्लास्टिक बीनने का काम करती थी, तो वह भी उसके साथ जाता था। मुंह अंधेरे ही उसकी माँ बड़ा सा थैला हाथ में लेकर घर से निकल पड़ती और शाम होने तक लौटती थी। शुरू में वह जवान और मोहक दिखती थी। आहिस्ता आहिस्ता वह अंदर से तड़प कर किरच किरच होकर बिखर गई थी। बीमारी ने उसके शरीर को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया। अब वह महीने के पूरे दिन काम नहीं कर पाती। अपनी बीमारी को उसने यहाँ के लोगों से छिपा रखा है। उसे मालूम है कि बात खुल गई तो सब उससे घृणा करेंगे। उनका आसरा और काम सब कुछ उनसे छिन जाएगा। माँ को अक्सर बुखार रहता है। ज्वर से उसका शरीर जलता रहता है। इधर वह बेहद कमजोर हो गई है। हड्डियों का ढांचा भर रह गई है। शरीर काला स्याह पड़ गया है। घर पर ही सोई रहती है। बस्ती की आंटी कुछ दवा दारू कर जाती है। बीमारी बहुत बढ़ गई है। शायद अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। बस्ती के लोगों और लड़कों से सुबह उसने सुना कि कल नया साल आने वाला है। आज इस साल का अंतिम दिन है। नया साल कैसा होता है, वह हमारे लिए क्या लेकर आएगा, उसे कुछ मालूम नहीं है। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। तन के कपड़े फटकर लीर लीर हुए जा रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में माँ बेटा कांपते रहते हैं। ओढ़ने बिछाने को गुदड़े हैं जो उनकी ठंड दूर करने में नाकाफी रहते हैं। उसकी झोपड़पट्टी से सड़क के उस पार के बंगलों, कोठियों और होटल रेस्तराओं के अंदर और बाहर आज गजब की सजावट हो रही है। उसकी यहाँ किसी से कोई जान पहचान नहीं है। इक्का दुक्का हम उम्र साथी हैं, उन्हें भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि यह सजावट और सारा तामझाम नए साल के स्वागत की तैयारी में है। साथ ही यह भी बताया कि नया साल अमीरों के लिए आता है। क्या सब कुछ अमीरों के लिए ही है? हम किस्मत के मारे गरीब गुरबों, सर्वहारा वर्ग के लिए कोई नेमत नहीं। उसका नन्हा मस्तिष्क ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता। उसकी समझ ही भला कितनी है। आज सुबह से उसकी मां नीम बेहोशी की हालत में खाट पर बेसुध पड़ी है। उसका तन तवा सा तप रहा है। वह भूखा है, लेकिन सब कुछ सहने जब्त करने को विवश है। शाम होने को आई, लेकिन उसकी मां अभी भी वैसे ही खाट पर निढाल पड़ी हुई है। अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा हो चला है। वह मां को पुकारता है, कोई जवाब नहीं आता। वह पास जाकर उसे झंझोड़ता है, कोई हलचल नहीं। वह क्या करे? भूख से बेहाल उसकी आंतें कुलबुलाकर ऐंठ रही हैं। सर्दी भी जोरों से लग रही है और मां है कि उसकी कुछ सुनती ही नहीं। वह खोली से बाहर निकल आया है। सड़क के उस पार रोशनी की चकाचौंध फैली है।
सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ आया है। सब तरफ रंग बिखरे हैं। शानदार सजधज के बीच मस्ती का वातावरण आच्छादित है। कई मदमस्त परस्पर चुहलबाजी करते हुए यहां वहां मंडरा रहे हैं। चहुं ओर भारी चहल पहल और हर्षातिरेक जनित शोर शराबा व्याप्त है। हर कोई नए साल के शुभागमन को लेकर बेताब हुआ जा रहा है। वह चलकर सड़क पर आ गया है। लोग उसे धकियाते गुजर रहे हैं। पुलिस का एक सिपाही भी उसे अनदेखा करते पास से निकल जाता है। वह हक्का बक्का हो इस रेलम पेल के बीच कभी इधर तो कभी उधर हिचकोले हिंडोले खा रहा है। वह एक इमारत की खिड़की में से झांककर भीतर का नजारा देखता है। पूरा घर परिवेश रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ जगमगा रहा है। टेबल पर कई तरह के पकवान, मेवे और फल सजे हैं। उसकी भूख तेज हो जाती है। अंदर बच्चे और स्त्री पुरुष आकर्षक लकदक परिधानों में हंस बोल रहे हैं। कुछ लोग गिलासों को ट्रे में सजाए इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ रहे हैं। वे लोगों को बड़े सलीके से गिलासें पेश कर रहे हैं। वह बेखुदी के आलम में फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। अभी वह थोड़ी ही दूर गया कि वहां उपस्थित लोगों में से जिस किसी ने भी उसे देखा, तीव्र गुस्से, तिरस्कार और गहरी वितृष्णा से चीखने चिल्लाने लगा, मानो कोई भूत पिशाच या सांप देख लिया हो। जैसे अकस्मात आसमान फट पड़ा, भूचाल आ गया हो अथवा कोई अनहोनी घट गई हो। तभी एक सफेद वर्दी वाला अधेड़ आदमी उसकी तरफ भागकर आता है और उसकी दीनहीन फटेहाल दारुण दशा देखकर उस पर गुर्राता है। ए लड़के, ठहर, कहां मुंह उठाए घुसा चला आ रहा है? चल दफा हो यहां से, भिखमंगा कहीं का। कहां से चले आते हैं साले भुक्कड़। वह अचकचाकर ठिठक जाता है। दरबान उसे हाथ पकड़कर ठेलता, लगभग घसीटता कोठी के बाहर धकेल देता है। वह बेहद भूखा है। भूख से जान हलक में आ गई है। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। नाक, कान, चेहरा और हथेलियां लाल सुर्ख हो गई हैं। भूख से बिलबिलाते वह सोचता है, वहां इतना खाना है, अगर कोई थोड़ा उसे दे दे तो उनका क्या घट जाएगा। आगे रास्ता चलते वह एक और बंगले के अंदर झांक कर देखता है, इस आशा के साथ कि शायद वहां उसे कुछ खाने को मिले जिससे उसकी क्षुधा शांत हो सके। वहां भी जश्न चल रहा है। पार्टी पूरे शबाब पर है। उसके कदम बरबस अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर उस पर निगाह पड़ते ही वहां शिरकत कर रहे जन घृणा से मुंह बिचकाते, दुर्छिर करते, हल्ला गुल्ला और गुल्ल गपाड़ा मचाते हंगामा बर्पा करते हैं। लेकिन वह इस सब से अनजान आगे बढ़ता जाता है। आगे चलकर एक कोने में वह जूठी प्लेटों का ढेर देखता है। उनमें बहुत सी जूठन पड़ी हुई है। वह सोचता है, कितना खाना छोड़ देते हैं ये लोग। इधर हम जैसे लोग हैं कि हमें खाना नसीब नहीं होता। वह एक प्लेट उठाकर उसमें से ताबड़तोड़ जूठन खाने लगता है। अभी वह कुछ ही ग्रास अपने गले से नीचे उतार पाया था कि एक बड़ी उम्र का सांवला सा लड़का उसकी पीठ पर धौल जमाते उसे धकियाते हुए हाथ से प्लेट छीन लेता है। कहां से आया रे तू? चल फूट यहां से फौरन। चले आते हैं साले चोर उचक्के। ठहर, अभी तेरी अच्छे से खबर लेता हूं। वह मार खाकर रुआंसा हो जाता है। फिर झटके से अपनी कॉलर छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। पीछे मुड़कर देखता है कि एक भयानक खूंखार कुत्ता उसकी तरफ लपका चला आ रहा है। वह सरपट भागकर पास ही लकड़ी के एक गोदाम के अहाते में घुसकर लकड़ियों के एक बड़े से ढेर के पीछे छुपकर बैठ जाता है। वहां वह अपने को सुरक्षित पाता है। सहसा उसे लगता है उसकी सारी भूख समाप्त हो गई है। अब उसे ठंड नहीं लग रही। वह पसीना पसीना हो गया। उसका दिल डूबने लगा। उस पर गहरी तंद्रा छाने लगी। आंखों के आगे तारे नाचने लगे। लगा वह किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है, जहां न भूख प्यास है न सर्दी, और जहां कोई अभाव नहीं है। उसने सुंदर सजीले कपड़े पहन रखे हैं। उसकी मां एक सम्मोहक मुस्कान लिए उसके पास में है। वह भी आकर्षक कीमती वस्त्र धारण किए हुए है। नाना प्रकार के स्वादिष्ट सुस्वादु व्यंजन उनके सामने रखे हैं।
वहां रंग बिरंगी टॉफियों और चॉकलेट के झाड़ हैं, आइसक्रीम के पहाड़ हैं। जिन लोगों ने उसे दुत्कारा, प्रताड़ित किया, वे सब अपराधी बने सामने हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े हैं। वह उन्हें माफ कर देता है, अपने सन्निकट बुलाकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछता है। वह उन्हें पुचकारता दुलारता है, फिर उन्हें उनकी मनचाही पोशाकें देता है। पास बैठाकर प्यार और मनुहार से उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाता है। भारी कुहासे के बीच जमकर पाला और ओस पड़ने से बीती रात बेहद ठिठुरन भरी रही। पेड़ पौधे बर्फ से आच्छादित और रास्ते ओस से भीगे नजर आए। हाड़ कपकपाने वाली कड़ाके की ठंड की वजह से लोग उस दिन देर तक बिस्तरों में दुबके रहे। सुबह लकड़ी के उस गोदाम में एक नन्हे मासूम बालक की ठंड से अकड़ी लाश देखकर चौकीदार घबरा गया। उसने अपने मालिक को इसकी सूचना दी। पुलिस आई। पूछताछ के बाद वह लड़के की लाश वहां से उठाकर ले गई। उधर पास की झोपड़पट्टी में एक औरत की लाश मिलती है, जिसकी एड्स से मृत्यु होने की पुष्टि होती है। उस अभागे बालक और उसकी बदनसीब मां की लावारिश लाशें उस शहर के मुर्दा घर में शिनाख्त के लिए रखी हैं। पास की झोपड़पट्टी में पुलिस पूछताछ करती है। पता चलता है कुछ ही अरसा हुआ यह औरत शहर आई थी। अपने लड़के के साथ यहां मजदूरी करके गुजारा कर रही थी। उसकी झोपड़ी बस्ती के आखिरी छोर पर होने से कोई उधर झांकने नहीं जाता था। पास की झोपड़ी एक शराबी की है, जो कल सुबह से ही दारू पीकर टुन्न पड़ा हुआ है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।